हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए विद्रोहों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोज में मैंने खिलजी वंश की स्थापना, उसके बाद अलाउद्दीन का सुल्तान बनना, सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन के द्वारा उत्तर भारत की विजय, उससे पहले जलाली परिवार का दमन और दक्षिण भारत की विजय अभियान, दक्षिण भारत के विजय अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की समीक्षा और उसके बाद अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत के बारे में बताया था। अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत किस प्रकार से बलबन के राजत्व सिद्धांत से समानता रखता है और किस प्रकार से बलबन के राजत्व सिद्धांत से उसकी भिन्नता है। तो इन सब बातों को बताने के बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के समय में निरंतर विद्रोह हुए हैं और उन विद्रोहों में जो प्रमुख विद्रोह हैं उनके बारे में आज आपको बताया जाएगा। हम ये देखते हैं अलाउद्दीन के समय में विद्रोह क्यों हुए, उन विद्रोहों का क्या कारण थे और उन विद्रोहों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने क्या उपाय किए, इन सब की आज समीक्षा की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन का सबसे पहला प्रमुख विद्रोह जो है वो मंगोलों का विद्रोह था। वो मंगोल जो जलालुद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली में स्थापित हो गए थे, दिल्ली में बस गए थे और इस्लाम जिन्होंने स्वीकार कर लिया था वो नव मुसलमान बोले जाते थे। इस्लाम स्वीकार करने के बाद जो मुसलमान बन गए थे दिल्ली में रहते थे। जब गुजरात अभियान के लिए अलाउद्दीन की सेना जाती है तो गुजरात विजय के बाद गुजरात से जो धन प्राप्त हुआ था उस लूट के माल के बंटवारे को लेकर मंगोलों और नुसरत खां के मध्य में मतभेद हो जाता है और ये जो नव मुस्लिम हैं ये विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह में क्या होता है कि नुसरत खां का भाई और अलाउद्दीन का एक भतीजा मारा जाता है और इसके बाद नव मुस्लिम जो होते हैं ये रणथंभौर में शरण लेते हैं। राणा हमीर देव के यहाँ मैंने बताया था रणथंभौर में राणा हमीर देव काफी शक्तिशाली शासक थे। रणथंभौर का दुर्ग भी बहुत दुर्गम था। रणथंभौर किले के बारे में मैंने बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी किस तरह से रणथंभौर किले को जीत पाने में असफल रहा था और वापस लौट आया था। तो हम देखते हैं कि मंगोलों का विद्रोह होता है, इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है और जो मंगोलों के परिवार के लोग होते हैं दिल्ली में उनका पूरी तरह से क्रूरता से दमन किया जाता है, मार दिया जाता है। बर्नी और इसामी इस संबंध में बताते हैं कि नव मुसलमानों का दिल्ली में कत्लेआम कर दिया गया क्रूरता के साथ में। तो इस तरह से इस विद्रोह का दमन हो जाता है। फिर हम देखते हैं अकत खां का विद्रोह। अकत खां ने विद्रोह किया है 1299 में। यह भी क्या हुआ है कि रणथंभौर अभियान के समय, रणथंभौर अभियान के दौरान ही विद्रोह हुआ है। ये अकत खां कौन था? ये अकत खां अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। और हुआ क्या है, जब शिकार के समय अलाउद्दीन शिकार के समय जाता है और उसकी जो प्रमुख सेना है वो उससे दूर रह जाती है, इसी समय में अकत खां कुछ नव मुस्लिमों के साथ माने मंगोलों के साथ मिलकर अलाउद्दीन के ऊपर आक्रमण करता है, हमला करता है जानलेवा और इसमें अलाउद्दीन घायल हो जाता है। यह तिलपत की घटना है, तिलपत के पास की। अलाउद्दीन इसमें घायल हो जाता है और उसी समय जो अलाउद्दीन का एक दास होता है, मानिक नामक एक दास होता है, वो अलाउद्दीन की रक्षा करता है, अपने बाण वर्षा से इसे दूर हटाता है अकत खां को। और उसके बाद अकत खां क्या करता है, जो उसके पाए बॉडीगार्ड होते हैं अलाउद्दीन के, वो अलाउद्दीन के चारों ओर घेरा बना लेते हैं और सुल्तान उस समय बेहोश हो जाता है। वो अलाउद्दीन को मृत घोषित कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अलाउद्दीन की मृत्यु हो चुकी है। और इसलिए फिर क्या होता है, बाद में अकत खां जाता है अपने शिविर में, स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है, अलाउद्दीन के हरम पर अधिकार करने का प्रयास करता है। उसी समय अलाउद्दीन को होश आ जाता है और फिर इसके जो अलाउद्दीन के वफादार लोग होते हैं अकत खां का पीछा करते हैं। अकत खां को अफगानपुर के पास मार दिया जाता है और उसके भाई कुतुब खां को भी वध कर दिया जाता है। ये अलाउद्दीन के भतीजे थे, अकत खां और कुतुब खां। अकत खां उस समय सल्तनत का वकीलेदार था,
काफी इंपॉर्टेंट पद था इसका, लेकिन फिर ये इस तरह से अलाउद्दीन इस विद्रोह का दमन कर देता है। फिर हम देखते हैं मलिक उमर और मंगू के नेतृत्व में विद्रोह हुआ है। मलिक उमर और मंगू कौन थे? ये मलिक उमर और मंगू अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे थे, भांजे थे, बहन के बेटे थे, माने अलाउद्दीन खिलजी के भांजे थे। इसमें मलिक उमर बदायूं का इक्तेदार था और मंगू अवध का इक्तेदार था। अब होता क्या है, ये क्या करते हैं, ये भी विद्रोह कब होता है? रणथंभौर घेरे की व्यस्तता के समय, माने अलाउद्दीन खिलजी जब अपने बड़े अभियान पर लगा होता है, रणथंभौर किले का जब घेराबंदी कर रहा होता है, उसी समय ये उसका लाभ उठाकर विद्रोह करते हैं और विद्रोह करते हैं। इस विद्रोह का भी क्या होता है, दमन किया जाता है और इनका भी वध कर दिया जाता है ना। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का ये विद्रोह भी समाप्त हो जाता है। फिर हम देखते हैं हाजी मौला का विद्रोह। हाजी मौला का विद्रोह दिल्ली में हुआ है। इन सभी विद्रोहों में, या कहना चाहिए राजधानी में होने वाले विद्रोह में, यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गंभीर विद्रोह था हाजी मौला। हाजी मौला कौन था? ये हाजी मौला सही मायने में जो दिल्ली के पूर्व कोतवाल रह चुके थे, फखरुद्दीन, उनके द्वारा मुक्त किया गया एक दास था। और ये क्या करता है कि जब दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, तो ये इस बात का महत्वाकांक्षी होता है कि शायद इसे दिल्ली का कोतवाल बनाया जाएगा। इसे लेकिन दिल्ली का कोतवाल नहीं बनाया जाता है, इसलिए ये असंतुष्ट रहता है। और होता क्या है, रणथंभौर अभियान के समय ये भी विद्रोह कर देता है। और जो तिर्मिजी अलाउद्दीन के द्वारा दिल्ली का कोतवाल बनाया गया था, उसका ये वध कर देता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और अलाउद्दीन खिलजी के लाल महल पर भी अधिकार कर लेता है। दिल्ली के शस्त्रागार, दिल्ली के बंदी गृह पर भी इसका अधिकार हो जाता है, बंदियों को मुक्त कर देता है और अपने फेवर में ले लेता है। इसके बाद ये क्या करता है, इल्तुतमिश की एक पुत्री का वंशज होता है, शाहीन शाह या शाही शाह भी उसे कहते हैं, शाहीन शाह या शाही शाह, ये होता है, उसे ये सुल्तान घोषित कर देता है दिल्ली का और दिल्ली पर इस तरीके से अधिकार कर लेता है। इसका दिल्ली पर जो अधिकार है वो 7 दिन तक रहता है। 7 दिन तक दिल्ली पर अधिकार रहता है और उस दौरान ये दिल्ली की जनता को काफी परेशान करता है। फिर क्या होता है, इसके विद्रोह का भी दमन किया जाता है, इसका और शाहीन शाह को पकड़ लिया जाता है, उनका दमन किया जाता, उनका वध कर दिया जाता है। इस तरह से इस विद्रोह का भी दमन हो जाता है। हम देखते हैं कि इन विद्रोहों के कारण क्या थे। इन विद्रोहों के कारण पर अलाउद्दीन भी विचार करता है। इसके विद्रोह के जो कारण थे, सबसे प्रमुख वो ये थे कि जो भी मंत्रियों, जो भी अमीरों के बीच में, संप्रभु वर्ग के बीच में जो भी गतिविधियां चल रही होती थी, उनसे एक तरीके से सुल्तान अनभिज्ञ रहता था। और इसके अलावा जब सुल्तान अनभिज्ञ रहता था तो उनके बीच में क्या षड्यंत्र चल रहे हैं राज्य के विरुद्ध, इनके बारे में सुल्तान को ज्ञात नहीं हो पाता था। तो माने जो प्रमुख कारण था वो था सुल्तान की अनभिज्ञता। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक शराब और शराब की दावतें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। उस दौरान जो शराब की पार्टियां होती थी, उनमें अमीर आपस में मिलते थे और षड्यंत्र के लिए तैयार होते थे। तो ये शराब और शराब की दावतें भी एक बहुत बड़ा कारण था जो विद्रोह को हवा देता था। अच्छा, इसके अलावा वैवाहिक संबंध, अमीरों के बीच में, प्रमुख लोगों के बीच में जो वैवाहिक संबंध होते थे, एक तरीके से ये राजनीतिक गठबंधन का काम करते थे और सुल्तान के विरुद्ध 2 अमीरों के वैवाहिक संबंध विद्रोहियों को एक शक्ति प्रदान करते थे और विद्रोहों को हवा देते थे। इसलिए वैवाहिक संबंध भी एक बहुत बड़ा कारण था इन विद्रोहों का। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति संचय, इस समय तक बहुत से तमाम हिंदू सामंत भी, इसके अलावा मुस्लिम अमीर भी संपत्ति का संचय कर चुके थे और ये अपनी संपत्ति के कारण अत्यंत उदंड और ढीठ हो चुके थे। इसलिए ऐसे उदंड वर्ग से के कारण भी विद्रोहों का बहुत बड़ा जो वातावरण तैयार होता था, इस कारण भी तैयार होता था।
तो हम देखते हैं अलाउद्दीन ने इन विद्रोहों के समन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए या 4 उपाय किए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया उसने? सबसे पहला उपाय उसने किया, पहला अध्यादेश जारी किया, वो ये किया, धन और संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। जिन लोगों के पास ज्यादा धन और संपत्ति थी उनका राज्य के द्वारा, सुल्तान के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। उसके तहत क्या किया गया? जो दान की भूमियां थी, मिल्क भूमि थी, तमाम मुस्लिम अमीरों के पास भी जमीनें थी, उन सबको वापस ले लिया जाता है। तमाम तरह के उपहार और पेंशन में जो भूमियां दी गई थी वो सब वापस ले ली जाती हैं। इसके अलावा क्या किया जाता है? अधिकारों का अधिग्रहण किया जाता है। अधिकारों के अधिग्रहण में हम देखते हैं सबसे प्रमुख है खुद मुकद्दम चौधरी के अधिकार। मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया है, खुद मुकद्दम चौधरी के अधिकार वापस ले लिए जाते हैं। इस तरह से एक संप्रभु वर्ग का एक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। और इसलिए फिर क्या होता है? और अलाउद्दीन के द्वारा अधिकाधिक कर, अलाउद्दीन के द्वारा करों को बहुत ज्यादा मात्रा में लगाया गया। दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है जिसने इतनी अधिक मात्रा में भू राजस्व लगाया। उपज का 50% घरी और चरी इसके बाद लगाया। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने क्या किया? अधिकाधिक कर लगाने वाला भी प्रथम सुल्तान है और दान भूमि, उपहार, पेंशन, अधिकारों का अधिग्रहण करने वाला भी प्रथम सुल्तान है। तो इस तरीके से अलाउद्दीन ने क्या किया? धन का जो संचय था उसे समाप्त किया, राज्य के द्वारा उसका अधिग्रहण किया गया। और ऐसी स्थिति से अलाउद्दीन जो एक ये व्यक्ति की संपत्ति संचय वाला फैक्टर था, इस फैक्टर से निपटने में सफल हो सका। इसके बाद क्या किया अलाउद्दीन ने? गुप्तचर विभाग का संगठन। देखिए ध्यान रखिएगा, गुप्तचर विभाग की स्थापना तो बलबन के द्वारा की गई थी, लेकिन उसका विकास सुसंगठित तरीके से, सुगठित तरीके से अलाउद्दीन के द्वारा किया गया। देखिए प्रश्न यहां पे बनता है कि गुप्तचर विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के द्वारा की गई? तो याद रखिएगा ये बलबन है, लेकिन उससे का विकसित स्वरूप जो है वो अलाउद्दीन के समय में सामने आता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। स्थापना बलबन के द्वारा, विकास अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने विकास में क्या किया है? बरीद नामक गुप्तचर अधिकारी नियुक्त किए हैं और मुन्ही गुप्तचर कर्मचारी थे या गुप्तचर थे, इनकी नियुक्ति की जाती है। और तमाम, अब ये समझिए कि गुप्तचर विभाग का जो गठन किया है उससे उस समय के अमीर, अलाउद्दीन के जो अमीर थे, आपस में बात करने में भी डरते थे। उनकी नियुक्ति गुप्तचरों की इस तरह से की गई, अमीरों के घरों में, अमीरों के दफ्तरों में, सब जगह, कि अमीर आपस में भी बात करने में सशंकित रहते थे, भयभीत रहते थे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गुप्तचर उनकी बात सुल्तान तक पहुंचा दे। तो इस तरीके से अलाउद्दीन गुप्तचर विभाग का संगठन करके, विकास करके इन विद्रोहों से निपटने में, आने वाले समय में और संभावित विद्रोहों को न होने में सफल रहता है। और क्या किया अलाउद्दीन ने? डाक चौकी की व्यवस्था की। डाक चौकी की व्यवस्था से क्या होता है कि जो भी सूचनाएं हैं सुल्तान के पास निरंतर समय से कम समय में पहुंच सकें, इसलिए डाक चौकी की व्यवस्था की गई। हम देखते हैं शेरशाह के समय में इन डाक चौकियों का अत्यंत विकसित स्वरूप सामने आता है। उसके बारे में जब शेरशाह को पढ़ाएंगे तब आपको शेरशाह की डाक चौकी सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। फिर हम देखते हैं कि तीसरा अध्यादेश क्या किया? शराब, भांग और जुआ पर प्रतिबंध। ध्यान रखिएगा, ये पहला सुल्तान है जिसने शराब पर प्रतिबंध लगाया। देखिए शराब की पार्टियां जो होती थी उनमें तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जाते थे, इसलिए अलाउद्दीन ने इसे विद्रोह का बहुत बड़ा कारण माना है और उसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वयं भी मद्यपान करना छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने स्वयं मद्यपान करना छोड़ दिया। अच्छा, इसके बाद क्या किया? शराब उत्पादन और पार्टियों पर भी शराब की प्रतिबंध लगा दिया। पहला सुल्तान शराब से कर हटाया। देखिए ध्यान रखिएगा, जब दिल्ली में शराब कहीं बाहर से आने पर रोक दी गई, शराब का उत्पादन बंद कर दिया गया, मद्यपान पर रोक लगा दी गई, तो स्वाभाविक है शराब से कर भी हटा दिया गया। पहला सुल्तान। अच्छा, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध।
ध्यान रखिएगा, अमीरों के बीच में होने वाले वैवाहिक संबंधों पर भी अलाउद्दीन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ये वैवाहिक प्रतिबंध सुल्तान की बिना परमिशन के नहीं हो सकते थे। सुल्तान की अनुमति के बाद ही जो अमीर लोग थे आपस में विवाह कर सकते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे। इस तरह से अलाउद्दीन विद्रोहों को दमन करने में और संभावित विद्रोहों के आगे न होने में सफल रहता है। इसके बारे में हम फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि अलाउद्दीन के समय में जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं, याद रखिएगा, पहला विद्रोह नव मुस्लिमों का विद्रोह है, मंगोलों का। यह कब होता है? गुजरात विजय से वापस आते समय लूट के माल के बंटवारे को लेकर होता है। दूसरा विद्रोह अकत खां का विद्रोह है जो अलाउद्दीन का भतीजा था। ये रणथंभौर अभियान के समय जब अलाउद्दीन शिकार खेलने जा रहा होता है उस समय ये विद्रोह होता है। इस विद्रोह का भी दमन किया जाता है। फिर हम देखते हैं मलिक उमर और मलिक मंगू जो अलाउद्दीन के भांजे थे, इनका भी विद्रोह होता है। इनका विद्रोह कब होता है? जब अलाउद्दीन रणथंभौर घेरे में व्यस्त होता है, उसकी व्यस्तता का लाभ उठाकर ये विद्रोह कर देते हैं। ये बदायूं और अवध के इख्तियार थे, याद रखिए। मलिक उमर बदायूं का इख्तियार था, मंगू अवध का इख्तियार था। ये दोनों अलाउद्दीन के भांजे थे। ये भी रणथंभौर की व्यस्तता का लाभ उठा के विद्रोह करते हैं। इस विद्रोह का भी दमन किया जाता है। दिल्ली में जो प्रमुख विद्रोह हुआ है वो हाजी मौला का विद्रोह है, याद रखिएगा। इसने इल्तुतमिश के एक वंशज को, माने उसके पुत्री के वंशज को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया है। शाहीन शाह को, अलवी नाम था उसका, वैसे शाहीन शाह या शाही शाह उसे कहा जाता था। और इस विद्रोह का भी दमन किया जाता है रणथंभौर विद्रोह के समय में। माने 3 जो विद्रोह हैं वो रणथंभौर अभियान से जुड़े हुए हैं, उसी समय में हुए हैं। और एक विद्रोह गुजरात विजय के समय में हुआ है। इन विद्रोहों के कारण क्या थे? कारण मैंने बताया आपको। इन विद्रोहों के कारण के अलावा अलाउद्दीन ने अध्यादेश जारी करके क्या उपाय किए, उन उपायों को मैंने बताया। धन संपत्ति का अधिग्रहण करने वाला ये पहला सुल्तान है। मिल्क भूमि और दान भूमि को वापस लेने वाला ये पहला सुल्तान है। सर्वाधिक कर लेने वाला भी ये पहला सुल्तान है जो ज्यादा टैक्स वसूल करता है। घड़ी और चरी तक कर लगाए थे, मैं बता चुका हूं पहले ही आपको। गुप्तचर विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, लेकिन गुप्तचर विभाग का विकास करने वाला भी ये प्रथम सुल्तान है। बड़ी मुनि के बारे में पहले बताया जा चुका है। डाक चौकी की भी इसने व्यवस्था की है। शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला, शराब पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, और स्वयं इसने मद्यपान छोड़ दिया। जो शराब के बर्तन थे राजमहल में वो भी सब तुड़वा दिए गए। इस तरीके से इसने शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया। ऐसा भी ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का। याद रखिएगा, शराब पर प्रतिबंध, शराब पार्टियों पर प्रतिबंध। इसके अलावा स्वयं भी मद्यपान त्याग किया, पहला सुल्तान। इसके अलावा इसने क्या किया? वैवाहिक संबंधों पर, अमीरों के वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाई। तो इस तरीके से ये वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाकर भी अपने विद्रोहों को भविष्य में होने से रोक सका। हम नेक्स्ट वीडियो में अब आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में होने वाले मंगोलों के आक्रमण और उन मंगोलों के प्रति अलाउद्दीन की नीति के बारे में आपको बताएंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो। और जो भी आपके सुझाव हों उन्हें कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे आपके सुझाव पर आगे काम किया जा सके। धन्यवाद।